दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी हां, आपको बता दें भारत में कोरोना के मामले 9 लाख के पार, महज 3 दिन में 1 लाख नए केस। जी हां, बात करें कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9 लाख के पार हो चुकी है और वहीं अब तक के कोरोना संक्रमण से जान जाने वालों की संख्या 23,500 के पार पहुंच चुकी है। और सबसे बुरे हालात राजधानी दिल्ली के हैं, जहां कोरोना संक्रमण के मामले 1,13,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,13,740 हो गई है, जबकि अब तक के 3,411 लोगों की से जान जा चुकी है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि पायलट बगावत के बीच संजय निरुपम का ट्वीट, कहा एक एक कर सभी चले गए तो कांग्रेस में बचेगा कौन। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है और राज्य सरकार अल्पमत में है। ऐसे में सीएम गहलोत ने सोमवार सुबह विधायक दल की बैठक बुलाई और सभी विधायकों को जयपुर के एक होटल में भेज दिया। अशोक गहलोत के दफ्तर से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि बैठक में 107 विधायक शामिल हुए थे। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने पूरे मामले को लेकर शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। संजय निरुपम ने राजस्थान के राजनीतिक संकट को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि बेहतर होगा पार्टी सचिन पायलट को समझाए और रोके। शायद पार्टी में कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उसे जाना है तो जाए, हम नहीं रोकेंगे। ये सोच आज के संदर्भ में गलत है। माना कि किसी एक के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती, लेकिन एक एक कर सभी चले गए तो पार्टी में बचेगा कौन। और वहीं अगली खबर बता दें कि नेपाली पीएम ओली का विवादित बयान, कहा भगवान राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली। जी आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने कहा कि भारत ने नकली अयोध्या को खड़ा कर नेपाल की सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। ओली का दावा है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल की वाल्मीकि आश्रम के पास है। वाल्मीकि रामायण का नेपाली अनुवाद करने वाले नेपाल के अधिकारी भानुभक्त के जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने ये बात कही है। ओली का दावा है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल की वाल्मीकि आश्रम के पास है। वाल्मीकि रामायण का नेपाली अनुवाद करने वाले नेपाल के आदिकवि भानुभक्त का जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने कहा है कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता का विवाह जिस राम से हुआ वह भारतीय है, वह भारतीय नहीं बल्कि नेपाली ही है। तो दोस्तों जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भगवान राम जन्मभूमि भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है, इसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों पर चीन की जवाबी कार्रवाई, सीनेटरों पर लगाया बैन। जी हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका के चीन के कई अधिकारियों के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाने के बाद चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। चीन ने सोमवार को अमेरिका के कई शीर्ष अधिकारियों और नेताओं के वीजा को बैन कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वो अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो और टेड क्रूज, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी राजदूत सैमुअल ब्राउन बैंक और कांग्रेस सदस्य क्रिस स्मिथ के खिलाफ वो प्रतिबंध लगा रहा है। इसके साथ ही चीन ने अमेरिकी कांग्रेस कार्यकारी आयोग CECC पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के ऐलान करने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि शिनजियांग पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है, अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। चीन ने कहा कि शिनजियांग की कुछ अधिकारियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध ने दोनों देशों के संबंधों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसकी निंदा की जानी चाहिए।
और अब बता दें कि राहुल गांधी बोले कि फांसीवादियों के हाथ में है न्यूज मीडिया, नफरत फैलाकर देश को कर रहा कमजोर। जी आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के न्यूज मीडिया का ज्यादातर हिस्सा फांसीवादियों के हाथों में है और नफरत फैलाने का काम कर रहा है। राहुल ने कहा कि वो अब वीडियो के जरिए लोगों के साथ अपने विचारों को रखेंगे। राहुल ने ट्वीट कर ये बात कही है कि राहुल ने सोमवार शाम को ट्विटर पर लिखा कि आज के समय में भारतीय न्यूज मीडिया का बड़ा हिस्सा फांसीवाद ताकतों के हाथ में है और उनके हितों के लिए काम कर रहा है। लगातार नफरत से भरी और गलत खबरें टीवी चैनल पर चल रही हैं। व्हाट्सएप पर झूठ और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। झूठ के इर्द गिर्द तैयार किए जा रहे हैं और ये नैरेटिव भारत को तोड़ने और कई हिस्सों में बांटने का काम कर रहा है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में लखनऊ बेंच ने न्यायिक जांच की मांग याचिका को ठुकराया। जी हां, आपको बता दें कि उज्जैन से यूपी पुलिस की गाड़ी में लाते समय रास्ते में विकास दुबे के मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की न्यायिक जांच की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ठुकरा दिया है। नंदिता ठाकुर की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि विकास दुबे एनकाउंटर की सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराई जाए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह दलील दी है कि इस कांड की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई है। जस्टिस पंकज जायसवाल और जस्टिस करुणेश पवार की बेंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि अभी एसआईटी और आयोग कानपुर मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो वहीं अगली खबर बता दें कि कांग्रेस आला कमान का सचिन को मैसेज, कहा हम आपको प्यार करते हैं, प्लीज लौट आएं और बात करें। जी आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर संकट फिलहाल टलता दिख रहा है और वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट को मानने की पूरी कोशिश करते दिख रहे हैं। इसी बीच पार्टी आला कमान ने सचिन पायलट को मैसेज भेजा है, जिसमें कहा गया है कि हम आपको प्यार करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम खुले दिल से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, प्लीज लौट आएं और बात करें। माना जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है और उनसे पार्टी के वापस लौटने की अपील भी की है। और अब बता दें कि उमा भारती ने कहा कि राजस्थान संकट के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार, नहीं चाहते कि युवा नेता आगे बढ़े। जी हम बात करें कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के ऊपर छाए संकट के लिए भाजपा की दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। उमा भारती ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं के प्रति ये राहुल गांधी की इच्छा ही है जिसने कांग्रेस के विनाश को जन्म दिया है। इसके साथ ही उमा भारती ने सचिन पायलट को खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दिया। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि चीन ने भारत के साथ बैठक में उठाया टिकटॉक और दूसरे ऐप पर बैन का मुद्दा, मिला ये जवाब। जी हां, आपको बता दें कि चीन ने भारत के सामने 59 ऐप पर बैन लगाने का मामला उठाया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान चीन ने इस ऐप पर बैन को लेकर सवाल किया और इन सभी ऐप का स्वामित्व चीनी कंपनियों के पास है। भारत की ओर से इस पर कहा गया है कि उसने सुरक्षा की दृष्टि से इन ऐप को बैन किया है। इन ऐप से डाटा चोरी होने की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। इससे ज्यादा इसे और कुछ ना समझा जाए। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारी देश की सरकार ने इन 59 ऐप पे बैन लगाया है, तो इसमें आप लोगों की क्या राय है कि सरकार का ये कदम ठीक है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि कोरोना वायरस ने बदला मिजाज, फेफड़ों के अलावा अब दिल, दिमाग और किडनी पर कर रहा है हमला। जी हम बात करें कि 7 महीने पहले कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी। 7 महीनों में वायरस ने अपना रूप बदल लिया है और जैसे जैसे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही कोरोना वायरस के बारे में नई जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना के बदले मिजाज को लेकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के ताजा बयान ने अब इस वायरस को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि एम्स के डायरेक्टर के मुताबिक कोरोना वायरस मरीजों के सिर्फ फेफड़ों पर नहीं, बल्कि उनके ब्रेन, हार्ट और किडनी पर असर डालने लगा है। जी हां, कोरोना वायरस का असर अब संक्रमित व्यक्ति के सिर्फ फेफड़ों पर नहीं, बल्कि अब उसके दिल, दिमाग और किडनी पर लड़ने लगा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने
ने इस बारे में जानकारी दी है और कहा है कि 7 महीनों में कोरोना वायरस के लक्षण बदलने लगे हैं। अब ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर एक साथ कई अंगों पर हमला करने लगा है। एम्स के डायरेक्टर ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कोरोना वायरस के बदलते रूप की चर्चा की है और कहा कि अब ये वायरस और खतरनाक हो गया है। ये एक साथ शरीर के कई अंगों पर हमला करने लगा है। और वहीं अगली खबर बता दें कि असम में बाढ़ का तांडव जारी, 13 लाख लोग प्रभावित, अब तक के 44 लोगों की गई हैं जानें। जी हम बात करें कि मानसून की बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, तो वहीं असम में बाढ़ का कहर छाया हुआ है और यहाँ पर बाढ़ और भूस्खलन में 4 और लोगों की जान जाने के बाद मौत का आंकड़ा 70 तक पहुंच गया है, तो वहीं 13 लाख प्रभावित भी हो चुके हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन ने कहा है कि राज्य में 44 लोगों की बाढ़ में जबकि 26 लोगों की भूस्खलन में जान जा चुकी है। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि बच्चन परिवार के 26 स्टाफ मेंबर्स का कोरोना टेस्ट निकला नेगेटिव। जानिए अमिताभ अभिषेक का हेल्थ अपडेट। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना का तांडव पूरी तरह से जारी है। क्या आम और क्या खास, हर कोई इसकी चपेट में है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन दोनों लोग इस वक्त नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि दोनों ही सितारे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना संक्रमित है, लेकिन उनके लक्षण काफी हल्के हैं, इसलिए दोनों को फिलहाल अभी घर में रहने को कहा गया है। और वहीं अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि पंजाब को मुंबई या दिल्ली नहीं बनने देंगे। सीएम अरविंदर ने आज से पाबंदियों को और सख्त किया। जी हम बात करेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए पंजाब सरकार ने आज से पाबंदियों को और सख्त कर दिया है। मास्क न पहनने पर जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर कार्रवाई, भीड़ एकत्रित करने की अनुमति न देना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे नियमों पर खासा जोर दिया जाएगा। इस बारे में खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव आकर ऐलान किया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम पंजाब को मुंबई या दिल्ली जैसा नहीं बनने देंगे। महामारी को फैलने से रोकने के लिए सख्ती जरूरी है, इसलिए हम नियमों में ढील नहीं देंगे। वीकेंड से पहले ही राज्य में लॉकडाउन लगाया हुआ है और सरकार पूरी स्थिति पर पूरी नजर रख रही है। जो भी कदम जरूरी होंगे हम उठाएंगे। और अब बता दें कि राजस्थान सियासी संकट के बारे में शशि थरूर ने की कांग्रेस को मजबूत करने की अपील। कहा देश को एक उदारवादी पार्टी की जरूरत। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए पार्टी को मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश को एक उदारवादी पार्टी की आवश्यकता है, एक ऐसी पार्टी जो हर वर्ग को साथ लेकर चले, साथ ही जिसमें भारत के बहुलवाद का सम्मान भी हो। शशि थरूर ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं पूरा विश्वास करता हूं कि हमारे देश को एक उदारवादी पार्टी की जरूरत है जो मध्यम वर्गीय पेशेवरों की अगुवाई में समावेशी राजनीति और भारत के बहुलवाद के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हो। गणतंत्र के संस्थापक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। शशि थरूर ने ये ट्वीट ऐसे वक्त में किया जब पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें, मायावती ने कहा कि सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे अब ब्राह्मण समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। जी आपको बता दें, विकास दुबे के एनकाउंटर में मौत के मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार विकास दुबे की मौत के बाद ब्राह्मण समाज में भय व आतंक की जो चर्चा गर्म है इसे दूर करे। मायावती ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वे ऐसा कुछ न करे जिससे ब्राह्मण समाज अपने आप को भयभीत, आतंकित व असुरक्षित महसूस करे। मायावती ने रविवार को ट्वीट किया, बीएसपी का मानना है कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित व कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। और अब अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस देश ने बनाया दुनिया का सबसे पहला कोरोना वायरस वैक्सीन, सभी टेस्ट रहे सफल। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में फैल चुका है। बात अगर विश्व भर की करें तो अब तक के 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस जानलेवा बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं और वहीं दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जब तक इस महामारी की दवा नहीं खोज ली जाती, जिंदगी का पटरी पर लौटना आसान नहीं होगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और
वो ये है कि रूस ने कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के सेचेनेव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस का वैक्सीन बना लिया है। विश्वविद्यालय का दावा है कि कोरोना वैक्सीन के सभी ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि यदि रूस का ये दावा सच साबित हुआ तो ये दुनिया का पहला कोरोना वायरस वैक्सीन होगा। हालांकि कोरोना वैक्सीन बनाने की राह में भारत ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है और वैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल पूरा कर लिया है और जल्द ही मनुष्यों पर भी ट्रायल शुरू किया जाएगा। वहीं अमेरिका समेत दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्र कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। और अब बता दें कि शरद पवार का खुलासा, शिवसेना को भाजपा से दूर रखने के लिए चली थी चाल। जी हम बात कर रहे हैं कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को एक बड़ा खुलासा किया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 2014 में भाजपा को बाहर से समर्थन की पेशकश को उन्होंने एक राजनीतिक चाल बताया। पवार ने कहा कि उनकी पेशकश का मकसद शिवसेना को उसके उस समय के सहयोगी दल से दूर रखना था। पवार ने स्वीकार किया कि उन्होंने भाजपा और शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए कदम उठाए। लंबे समय से सहयोगी रही भाजपा और शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद साझा करने के मुद्दे पर पिछले साल के राज्य विधानसभा चुनाव के बाद राहें जुदा कर ली थी। पवार ने कहा कि पिछले साल के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा नेताओं ने राज्य में देवेंद्र फडणवीस सरकार को समर्थन देने के लिए उनसे संपर्क किया था, मगर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि एनसीपी भाजपा के साथ नहीं जाएगी और अगर संभव होगा तो वह शिवसेना के साथ सरकार बनाएगी। और अब अगली खबर निकल कर आ रही कि गूगल ने पेश किया डिजिटल इंडिया का खाका, देश में सस्ती दरों पर उपलब्ध कराएगी टेक्नोलॉजी। जी आपको बता दें कि गूगल फॉर इंडिया इवेंट के 6वें एडिशन में कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत के डिजिटल इंडिया में अपनी भागीदारी का खाका पेश किया है। कंपनी ने भारत में अगले 5 सालों तक किस रणनीतिक गति से आगे बढ़ना है, इससे देश की जनता को रूबरू कराया। इसके लिए कंपनी ने भारत में अगले 5 साल में 75,000 करोड़ निवेश का ऐलान किया। पिचाई ने भारतीय भाषाओं को डिजिटली मोड से मजबूती देने के साथ ही एजुकेशन को डिजिटल मोड में शिफ्ट करने की बात पर जोर दिया। इसके लिए अगले कुछ सालों में भारत में भारी निवेश का ऐलान किया। कोविड-19 के दौर में भारत के बिजनेस लीडर, स्टूडेंट्स, टीचर्स को टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में मदद का भरोसा दिया। और अब बता दें कि सीएम नीतीश ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग और बिहार में एक बार फिर लग सकता है पूर्ण लॉकडाउन। जी आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी है। मंगलवार को नीतीश सरकार ने आला अधिकारियों की हाई लेवल बैठक बुलाई है। मीटिंग में सूबे में बढ़ते कोरोना के मामले की समीक्षा होगी। इसके बाद और अंतिम तौर पर लॉकडाउन पर सहमति बनाई जाएगी। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार पूर्ण लॉकडाउन पर विचार कर रही है। मंगलवार तक इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। और अब बता दें कि आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, UIDAI ने आधार अपडेट में किया बड़ा बदलाव। जी हम बात करें कि ये खबर उन आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है जो अपने आधार को अपडेट करवाना चाहते हैं। आधार कार्ड में जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद अब UIDAI की ओर से कुछ बाध्यताओं को खत्म किया गया है। दरअसल UIDAI ने आधार कार्ड में अपडेट और समान करेक्शन के लिए अब अधिकारी या जनप्रतिनिधि से सत्यापन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी अब अगर आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, नाम, लिंग, पता, फोटो, ईमेल आईडी बदलवाना हो तो अब आपको किसी अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि से वैलिडेट नहीं करवानी पड़ेगी। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। पूरे देश में मानसून एक्टिव, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका और 4 दिनों का अलर्ट जारी। जी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले कुछ घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो वहीं माया नगरी मुंबई में भी भारी बारिश से उत्पात मचाया हुआ है और कल मुंबई में जमकर बारिश हुई है। तो वहीं आज भी मुंबई, गोवा, कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।